नमस्कार। ई लेक्चर की सीरीज़ में आज हम भारतीय संविधान के प्रावधानों में वर्णित संघ और राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज जिस अनुच्छेद को हम देखेंगे वो है अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 1 के अनुसार भारत के नाम की घोषणा की गई है। यह अनुच्छेद घोषित करता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा और इसे इंडिया कहा जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इंडिया यानी भारत दो देशों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भारत के इंडिया शब्द पर आपत्ति उठाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उत्तराधिकार विधि के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत को इंडिया ये नाम ही यथावत बनाए रखने का अनुमोदन प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि भारत राज्यों का संयोग है, यानी इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अपने संविधान के स्वरूप की दृष्टि से एक संघात्मक राज्य है, फेडरल स्टेट है। भारत संघ में सम्मिलित राज्यों की पृथक पृथक सरकारें हैं, अपने अपने क्षेत्रों में सार्वभौम हैं और केंद्र और राज्यों के शक्तियों को हमारे संविधान में पृथक पृथक रूप से गिनाया गया है, यानी वर्णित किया गया है। यह भी हम जानते हैं कि संघीय विधानमंडल की शक्तियाँ एक लिखित संविधान द्वारा नियमित होती है और संविधान के उपबंधों की व्याख्या करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय भी है जो कि निष्पक्ष है। फिर भी भारत के संविधान का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वक्तव्य के अनुसार भारत को एक फेडरेशन कहना आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए फेडरेशन शब्द की बजाय उत्तरी अमेरिका अधिनियम 1967 में वर्णित शब्द राज्यों का संयोग यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रयुक्त किया जाना अधिक उपयुक्त माना और यही शब्द हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रयोग किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार हालांकि हमारा संविधान स्वरूप और रचना की दृष्टि से फेडरल संघात्मक हो सकता है, लेकिन कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए इसे यूनियन कहा गया है। इन उद्देश्यों में पहला है कि भारतीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह राज्यों के पारस्परिक समझौतों का परिणाम नहीं है। यानी जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी राज्य एक संविदा के तहत एक समझौते के तहत संघ में शामिल होते हैं, भारत में ऐसा नहीं है। और दूसरा उद्देश्य है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी
हमारा संविधान राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता है। वो जब चाहें संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत आवश्यक उपबंध है। उपरोक्त दोनों उद्देश्य इस तथ्य के प्रमाण हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह घोषित करती है कि भारतीय संविधान जनता की कृति है, ना कि राज्यों की कृति। प्रस्तावना घोषित करती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियरबाय एडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यद्यपि प्रशासन की सुविधा के लिए हमारे देश को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, लेकिन इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि इन राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार होगा। इस उद्देश्य के लिए संपूर्ण देश एक संयोग यानी यूनियन होगा और यह यूनियन कभी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार भारत जो है कभी नष्ट न होने वाला एक संघ है। अब हम देखें भारतीय राज्य क्षेत्र, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950, जैसा कि हम जानते हैं कि इस दिन हमारा वर्तमान संविधान अस्तित्व में आया था, प्रवर्तन में आया था। उस वक्त भारत का राज्य क्षेत्र 4 भागों में विभक्त था। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी प्रथम अनुसूची में ही भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची 4 भागों में विभक्त थी 26 जनवरी 1950 के वक्त। कै, ख, ग और घ, ए बी सी डी, इनमें प्रथम 3 श्रेणी कै, ख, ग, ए बी सी में राज्यों को वर्णित किया गया था और घ यानी डी में केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में वर्णन किया गया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 12 के द्वारा इस अनुसूची को संशोधित कर दिया गया और इस अनुसूची में केवल 2 भाग रखे गए, यानी इस अनुसूची को 4 भागों के बजाय केवल 2 भागों में ही विभक्त किया गया, जिसके अनुसूची के प्रथम भाग में राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है तथा अनुसूची के दूसरे भाग में केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है। अब संविधान का अनुच्छेद 1 का खंड 2 यह कहता है कि भारत का राज्य क्षेत्र वह होगा जो प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाया जाएगा और भारत का राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 के खंड 3 के अनुसार 3 प्रकार का होगा। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र, द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज। तीसरा, राज्य द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र, एक्वायर्ड टेरिटरीज। संविधान के प्रवर्तन से लेकर अब तक संविधान में अनेक संशोधन किए जा चुके हैं और इसी प्रकार भारत के राज्य क्षेत्र में भी अनेक संशोधन हो चुके हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 1 में राज्य क्षेत्रों का वर्णन है और भाग 2 में
संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में उल्लेख किया गया है। केंद्र प्रशासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र, ये तीनों एक ही अर्थ को संबोधित करते हैं। अब हम जानते हैं अर्जित राज्य क्षेत्र। टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। अर्जित शब्द यानी एक्वायर्ड शब्द को किसी भी अनुच्छेद में स्पष्ट नहीं किया गया है, ना ही अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है। अतः अर्जित क्षेत्र में 3 बातें सम्मिलित हो सकती हैं। पहला, परित्याग या समर्पण, दूसरा अभिवृद्धि, तीसरा देश विजय। जब एक राज्य का क्षेत्र दूसरे राज्य के क्षेत्र को प्राप्त हो जाए तो इसे परित्याग या समर्पण कहते हैं। अब समर्पण कब प्रभावी होगा? तो समर्पण तब ही प्रभावी होगा यानी तब ही मान्य होगा जब प्राप्तकर्ता राज्य को समर्पित राज्य का क्षेत्र वास्तविक रूप में हस्तांतरित हो जाए। सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण ही समर्पण को या परित्याग को मान्यता देता है। किसी राज्य क्षेत्र के बारे में 2 राज्यों में अगर केवल संविदा है और क्षेत्र का वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया गया है तो वह समर्पण प्रभावी नहीं होगा जब तक कि प्राप्तकर्ता राज्य का वास्तविक शासन उस क्षेत्र पर नहीं हो जाता। तब तक प्राप्तकर्ता राज्य को समर्पण नहीं माना जाएगा। मस्तान तथा अन्य बनाम मुख्य आयुक्त पांडिचेरी व अन्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य के क्षेत्र पर वास्तविक प्रशासन के प्रमाण हैं तो उस क्षेत्र पर उसी राज्य की सत्ता मानी जाएगी। यानी जिस राज्य का वास्तविक प्रशासन उस क्षेत्र पर है उसी राज्य को उस क्षेत्र का अधिकारी माना जाएगा। अब अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है? अभिवृद्धि से तात्पर्य है कि प्राकृतिक कारणों से देश के क्षेत्र में वृद्धि होना। जैसे कोई नया टापू सृजित हो जाए, उत्पत्ति हो जाए, नदी के मुहानों द्वारा किसी क्षेत्र का निर्माण हो जाए। ऐसे ही कारण जो प्राकृतिक हों और उस वजह से किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि हो जाए तो उसे अभिवृद्धि कहा जाता है। देश विजय का तात्पर्य है किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर किसी देश के क्षेत्र को प्राप्त करना। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मन राज्य के प्रदेशों को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस ने प्राप्त किया था। इसमें भी विजित प्रदेश पर विजयी राज्य द्वारा यानी जो विजेता है उसके द्वारा वास्तविक सत्ता का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। मस्तान बनाम मुख्य आयुक्त के वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अर्जित यानी एक्वायर्ड शब्द को अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में ही समझना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अर्जन में उपरोक्त तीनों प्रकार सम्मिलित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के नाम का वर्णन है, भारत राज्यों का संघ होगा, और दूसरा है इसके प्रथम अनुसूची में भारत राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगले अध्याय में जो अनुच्छेद 2, 3, 4 में वर्णित किया गया है, अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि संसद की शक्तियां राज्यों के क्षेत्रों नामों के परिवर्तन के संबंध में क्या क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।